हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बारे में। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता क्या है, किसी भी चीज के होने की कितनी संभावना है वो हमें प्रोबेबिलिटी से पता चलती है, यानी कि मेजर ऑफ सर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। अब आपने क्लास 9th और 10th में ये तो पढ़ा ही होगा बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है। अब इससे थोड़ा एडवांस्ड लेवल आपका हो जाता है क्लास 11th में। सो बेसिकली आपने दो इक्वेशन के बारे में भी पहले पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज is always greater than or equals to 0 and less than or equals to 1। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है पहले भी। अब एक और इक्वेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू फ्रॉम 0% एंड लेस देन और इक्वल्स टू फ्रॉम 100%। ये हमारी परसेंटेज में आ जाती है इक्वेशन। अब हमने नॉर्मल इक्वेशन क्या पढ़ी है कि जो 0 से बड़ी हो और इक्वल हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और 1 से छोटी हो और इक्वल हो। अब परसेंटेज में जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है कि 0% से ग्रेटर या इक्वल हो और 100% से लेस देन और इक्वल हो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ये हम परसेंटेज में पढ़ते हैं इसकी एक इक्वेशन। अब बेसिकली सेकेंड टॉपिक है हमारा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट ये होता है जब हमें पता ही ना हो कि हमारा आउटकम क्या आएगा, वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में आता है। यानी कि मैंने एक बॉक्स में से मान लीजिए मैंने उसमें 10 रेड बॉल्स डाली और 20 ब्लू बॉल्स डाली, तो अब मैं उसमें से एक बॉल निकालना चाहती हूँ। तो अब वो रेड आएगी या ब्लू आएगी ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। तो वो आउटकम जो प्रिडिक्ट ना हो सके वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट में आएगा। यानी कि वो आउटकम, वो एग्जैक्ट आउटकम जो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता, एग्जैक्ट आउटकम कांट बी प्रिडिक्टेड, दैट कॉल्ड द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा सैंपल स्पेस क्या होता है। सैंपल स्पेस यानी कि एक एग्जांपल से ही इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने एक कॉइन जो है वो टॉस किया। अब एक कॉइन टॉस किया है, अब या तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। इसके दो ही पॉसिबल आउटकम्स है। तो वो पॉसिबल आउटकम्स, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स का सेट, बेसिकली वो ऑल पॉसिबल आउटकम्स का सेट ही हमारा सैंपल स्पेस कहलाएगा। यानी कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही पॉसिबल आउटकम्स बने हमारे। अब ये जो दो पॉसिबल आउटकम्स हुए, इनका जो सैंपल स्पेस हुआ, यानी कि इनका जो सेट हुआ, बेसिकली वही सैंपल स्पेस है। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इवेंट। इवेंट क्या होता है? बेसिकली इवेंट एक सबसेट है सैंपल स्पेस का। यानी कि अगर मैं कहूं कि मैंने दो कॉइन टॉस किए, मैंने दो कॉइन टॉस किए, अब क्या सैंपल स्पेस बनेगा हमारा? अब या तो हेड हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा। यही हमारे पॉसिबल आउटकम्स हुए, यही हमारा सैंपल स्पेस हुआ बेसिकली। अब मैं कहूं एक इवेंट है जो एटलीस्ट हमारे पास एक हेड तो आना ही चाहिए, एटलीस्ट वन हेड। ओके, वन हेड। तो आप अब इस इवेंट को कैसे लिखोगे? ऐसे, हेड टेल, टेल हेड, या फिर हेड हेड। अब आप कहोगे हेड हेड क्यों लिखा? क्योंकि हमें बोला गया एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, एटलीस्ट वन हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो होना ही चाहिए। दो हेड हुए तो चलेंगे, लेकिन वन हेड तो होना ही चाहिए। तो हेड टेल, टेल हेड और हेड हेड, ये हमारे तीन आउटकम आए, तो यही हमारा इवेंट होगा। अब अगर देखा जाए तो ये जो इवेंट है ये सैंपल स्पेस में से ही बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इवेंट होता है वो एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का।
वो एक सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ओके, सो इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ये सिंपल सी और बेसिक सी इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया 2 बार, तो उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो बनेगा हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड और हेड टेल। ये बेसिकली हमारा सैंपल स्पेस है। अब मैंने माना कि एक इवेंट है जिसमें हमारा कम से कम एग्जैक्टली 1 हेड आना चाहिए। इसमें लिखा है एग्जैक्टली 1 हेड। E is an event of getting exactly 1 head. So basically हमारा इवेंट क्या बनेगा, या तो टेल हेड या फिर हेड टेल। दो ही हमारे इसमें आउटकम्स आए, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया था बेसिकली एग्जैक्टली 1 हेड का। तो या तो हमारे पास टेल हेड आया या फिर हेड टेल आया। एग्जैक्टली 1 आपके इसमें हेड्स आ रहे हैं। सो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि probability of an event is equals to number of favorable outcomes upon number of total outcomes। ये हमारा probability का फॉर्मूला होता है। So probability of an event is equals to number of favorable outcomes upon number of total outcomes। तो अगर हम इस एग्जाम्पल में इसको अप्लाई करें, सो हमारा जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि जो इवेंट है हमारा उसमें कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, 2। सो बेसिकली 2 अपॉन और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स यानी कि सैंपल स्पेस में हमारे कितने बेसिकली एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। 2 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आ जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवेंट, यानी कि इवेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट्स होते हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि मैंने एक डाई थ्रो की और उसका जो सैंपल स्पेस है वो बना 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, सो हमें बोला गया है कि एक इवेंट है जिसमें हमें बोला गया है कि गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से ग्रेटर देन नंबर हमें इस इवेंट में रखना है। सो 7 से ग्रेटर देन नंबर इसमें तो एक भी नहीं है, सारे हमारे 7 से लेस देन है। सो हमारा जो इसका इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। अब इक्वल्स टू 0 कैसे आएगी, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। सो अगर हम इसमें रखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने हैं, 6। सो ये बेसिकली हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो हमारा जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल आ रही है वो हमारा इम्पॉसिबल इवेंट होगा। नेक्स्ट इज श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल आ जाए, यानी कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल हो वो हमारा श्योर इवेंट होता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बी एलिमेंट है, सॉरी बी इवेंट है एक, जिसमें हमें बोला गया है गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अब हमने यही वाला एग्जांपल कंसीडर किया है। सो हमारा सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स थे और हमें बोला गया है कि 7 से लेस देन हो। सो ये सभी 7 से लेस देन है, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। सो 6 हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल भी हमारे पास 6 ही है। सो 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा हमारे पास। तो जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी 1 के इक्वल आ जाए वो हमारा होगा श्योर इवेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है अब सिंपल इवेंट्स। सिंपल इवेंट्स ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें 1 सैंपल पॉइंट हो। 1 सैंपल पॉइंट का यहाँ पे आपका मतलब होता है 1 सैंपल पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 एलिमेंट। ओके, 1 एलिमेंट आप इसको समझ सकते हो, अगर आपको सैंपल पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, 1 एलिमेंट होता है इसका मतलब। यानी कि जैसे हमने यही वाला एग्जांपल लिया और इसमें हमने एक सी इवेंट बनाया
सी इवेंट हमें ये कहता है कि इवन प्राइम नंबर, सी इवेंट में हमें क्या बोला गया है, हमें लेना है एक इवन प्राइम नंबर। सो अब अगर हम इवन प्राइम नंबर देखें अपने सैंपल स्पेस में, तो एक ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर है जो कि हमारा 2। सो ये जो सी इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2। ओके, सो 2 हो जाएगा हमारे पास। तो जो ये सी इवेंट बना है इसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो ये जो इवेंट कहलाएगा हमारा सी इवेंट, वो होगा हमारा सिंपल इवेंट। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारा कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें वन से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट, यानी कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने इस ही एग्जांपल को कंसीडर किया और हमने एक डी इवेंट लिया है ऑड नंबर का। अब सैंपल स्पेस क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये हमारे पास सैंपल पॉइंट था, सॉरी सैंपल स्पेस था। सो अगर हमें डी इवेंट निकालना है, उसमें बोला गया हमें ऑड नंबर, तो इसमें ऑड नंबर देखेंगे हम तो 1 3 एंड 5, हमारे पास 3 ऑड नंबर्स है। तो ये जो डी इवेंट बनेगा वो बनेगा 1 3 एंड 5। सो इसमें जो है हमारे पास डी इवेंट में हमारे पास 3 सैंपल पॉइंट्स है, यानी कि 3 एलिमेंट्स है, 1 3 एंड 5। ओके, 3 हमारे पास सैंपल पॉइंट्स है। तो ये जो हमारा डी इवेंट होगा ये कहलाएगा कंपाउंड इवेंट। ओके, नेक्स्ट इज अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब हम कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें अलजेब्रा यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे इसमें। यानी कि जैसे कि हमें दे रखा है अगर ए और बी, ए और बी से मतलब हो जाता है हमारा ए यूनियन बी। हमें कहीं भी क्वेश्चंस में दे रखा है अगर ए और बी, तो इसको आप सिंपली लिख सकते हो ए यूनियन बी। जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया 2 बार, ट्वाइस टॉस किया मैंने इसको। अब हमारा ए इवेंट जो है वो है एटलीस्ट वन हेड का, एटलीस्ट वन हेड बोला गया हमें। सो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। देन बी इवेंट जो बोला गया है हमें एटलीस्ट वन टेल का, तो ये क्या बनेगा हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब जो हमारा सैंपल स्पेस था वो तो कंप्लीट ही था, हेड हेड, टेल टेल, टेल हेड एंड हेड टेल। सो ये हमारा ए इवेंट हुआ, ये हमारा बी इवेंट हुआ और ये हमारा सैंपल स्पेस है। ओके, देन अब हम अगर इसमें देखें तो ए यूनियन बी अगर हम देखें तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे, ए यूनियन बी का सिंपली मतलब होता है आपको उन्हें कंबाइन करना है। ठीक है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के भी और बी के भी, आपको यानी कि प्लस कर देने सब। तो यानी कि हेड टेल तो दोनों में है, टेल हेड भी दोनों में है। तो हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड एंड टेल टेल। ओके, सो ये हमारा जो होगा ये हमारा होगा ए यूनियन बी। ओके, देन नेक्स्ट इज आवर ए एंड बी। अब ए एंड बी से क्या समझते हो आप, ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है यानी कि हमें ए और बी में कॉमन जो है वो फाइंड आउट करना है बेसिकली। अब कॉमन फाइंड आउट करना है यानी कि ए और बी में क्या कॉमन है, हेड टेल कॉमन है, टेल हेड कॉमन है। सो हमारा जो ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बनेगा वो बनेगा हेड टेल एंड टेल हेड। ओके, ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि हेड हेड इसमें है, टेल टेल इसमें है, तो ये तो कॉमन नहीं होगा। सो बेसिकली इसमें हेड टेल और टेल हेड हमारा कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। ओके, सो कहीं भी आपको क्वेश्चन में लिखा हो ए एंड बी, तो वो आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। देन नेक्स्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा यूनिवर्स है उसमें से हमें ए माइनस करना है, यानी कि जो भी हमारा सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस आपको ये दे रखा है, उसमें से आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करना है।
सैंपल स्पेस में से ए को माइनस करेंगे तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ओके, एक बार आपको इसको मैं वेन डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे ये हमारा यूनिवर्स है या फिर आप कह सकते हो सैंपल स्पेस है। ओके, इसमें हमारा एक ए एलिमेंट है, ए एलिमेंट। अब हमें क्या बोला गया है, एक सेकेंड यहाँ पे कर देते हैं, ये हमारा सैंपल स्पेस है। अब हमें क्या बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो ये ए एलिमेंट है इसे छोड़ के हमारा सैंपल स्पेस में या फिर यूनिवर्स में जितना भी स्पेस बचता है उसे निकालना है अब हमें। जब हम सैंपल स्पेस में से ए को माइनस कर देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा, बेसिकली ये एरिया निकल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, हम सैंपल स्पेस में से जब ए को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अब देखिए, हेड टेल माइनस कर दिया हमने, टेल हेड माइनस कर दिया, हेड हेड माइनस कर दिया। अब क्या बचा, सिर्फ क्या बचा, हमारे पास बचा टेल। ओके, टेल बचा अब हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये हो जाएगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आएगा ए बट नॉट बी। ए नॉट बी, ए नॉट बी का मतलब क्या है, ए तो है पर बी नहीं है, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि हमें ए में से माइनस करना है बी को। मान लीजिए मैं इसको एक वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारा वेन डायग्राम है और ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, ठीक है। तो हमें बोला है ए बट नॉट बी, यानी कि ए में से बी को माइनस करना है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये हमें इसमें से माइनस करना है। ओके, ये वाला एरिया हमें इसको माइनस करना है, ये वाला हमें इसको बी माइनस करना है ए में से, बी माइनस करना है हमें ए में से। ओके, जब हम बी माइनस कर देंगे ए में से तब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ये वाला पोर्शन, सिर्फ इतना पोर्शन। ओके, तो ये जो पोर्शन होगा यही हमारा होगा ए बट नॉट बी। जब हम ए में से बी को माइनस करेंगे, ए में से बी को माइनस करेंगे, हेड टेल टेल हेड, और हमें ए में से बी को माइनस करना है, तो टेल तो इसमें है ही नहीं, तो हमारे पास क्या बचा ए में हमारे पास बचा हेड। तो हमारा जो ये हेड है ये हमारा हो जाएगा ए बट नॉट बी, यानी कि ए माइनस बी। गॉट इट, यस। नेक्स्ट जो हमारा है वो है टाइप हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसमें हमारा जो इंटरसेक्शन होता है किसी भी दो एलिमेंट्स का वो फाई के इक्वल आ जाए, फाई के इक्वल, यानी कि देखिए एक बार इसको समझते हैं, फाई के इक्वल आ जाए, इसको ध्यान से समझना आप। देखो, अगर हम इन दो का इंटरसेक्शन करें, ए का बी का हमें इंटरसेक्शन करना है, इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन निकालना है। अब अगर हम इसमें से कॉमन निकाले तो हमारे पास तो कॉमन है, हेड टेल हेड दोनों कॉमन है, तो हमारे पास ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब अगर हम एक एग्जांपल ले कि एक ए इवेंट है हमारे पास, सपोज जिसमें है हमारे पास टेल, ओके, एटलीस्ट 2 टेल, ठीक है, हमारे पास ये एक ए इवेंट है, और एक बी इवेंट है हेड का। ओके, हेड का, ये हमारे पास 2 हेड का एक एलिमेंट है। अब अगर हमसे बोला जाए कि इन दोनों का बताओ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन बी करके देखोगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि ए इंटरसेक्शन का मतलब है इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, टेल और इसमें आ रहा है हेड, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई के इक्वल आ जाएगा, तो ये हमारा यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा, एक सेकेंड, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है, अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है
वो इवेंट्स जिनका अगर हम यूनियन करें तो वो सैंपल स्पेस के ही इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस के ही इक्वल आ जाए। यानी कि अगर हम इसमें देखें तो ये देखिए, अगर मैं इसी एग्जांपल को कंसीडर करूं तो ए जो इवेंट है हमारा और जो बी इवेंट है, अगर मैं इसका यूनियन कर दूं, अगर मैं इसका यूनियन कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ए और बी करके दिखाया था आपको, ए यूनियन बी, तो ये सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है। इधर देखिए आप, सैंपल स्पेस के इक्वल आ रहा है, चारों एलिमेंट्स मिल रहे हैं आपको इनका यूनियन करके। ठीक है, तो इनका यूनियन करके यानी कि इनको कंबाइन करके अगर हमारा सैंपल स्पेस के इक्वल आ रही है चीजें, तो ये हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस टॉपिक को समझने से पहले पहले हमें 10th का कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है कि मैंने एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया है 2 बार। बेसिकली यहाँ पे अनबायस्ड कॉइन का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, उसको मैंने टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी। बेसिकली जहां पे हमारी दोनों प्रोबेबिलिटी सेम हो, यानी कि हर एक इवेंट की आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही है, हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, वो हमारा अनबायस्ड कॉइन या फिर अनबायस्ड सिचुएशन होती है। तो हमने 10th में यही पढ़ा था, जहाँ पे हमारी अनबायस्ड कॉइन को अगर हमने टॉस किया है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। बेसिकली मैंने 2 बार टॉस किया है तो ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। और एक हमें इवेंट दे रखा है, इवेंट ए, जिसमें हमें बोला है एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, तो हमारा इवेंट ए क्या हो जाएगा? हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ये हमारा फॉर्मूला होता था 10th तक का। लेकिन हम अभी 11th में एक नया फॉर्मूला पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो उसको ही हम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। पर अगर हम इसमें अप्लाई करें ये वाला फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे पास? 3। 3 हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास? 4। तो 3/4 हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बेसिकली। ओके, सो हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पे 3/4। अब हमने ये देखा था कि ये हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स थे, इक्वली लाइकली अगर सैंपल स्पेस में सब एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो। ये मैंने इजी वे में आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपने नोट्स में। तो बेसिकली सैंपल स्पेस में हर एक एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो, वो हमारी इक्वली लाइकली आउटकम्स थे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसलिए आपको ये भी समझाया कि अनबाइस्ड कॉइन का मतलब भी यही यहाँ पे यही कहलाता है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे सेम है, तो इसलिए हम बोलते थे कि इक्वली लाइकली आउटकम्स आ रहे हैं हमारे। सो अगर हम यहाँ पे देखें इस वाले एलिमेंट, बेसिकली इस वाले सैंपल स्पेस में, इस वाले सैंपल स्पेस में अगर हम देखें तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। अगर हमने एक कॉइन किया इनटू 1/2, 2 कॉइन की है, बेसिकली मैंने 2 बार टॉस किया है, तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया यहाँ पे। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल की कितनी है? अब मान लीजिए कि एक बार कॉइन मैंने टॉस किया तो उस पे आ गया हेड, और दूसरी बार किया तो उस पे आ गया टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस पे कितनी थी? 1/2। और इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? वो भी थी 1/2। तो ये भी आ गया हमारे पास 1/4। ओके, सो अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट बोला गया हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल। तो अगर हम ने 2 बार टॉस टॉस किया है तो यहाँ पे भी टेल आना चाहिए और यहाँ पे भी टेल आना चाहिए। तो इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारे पास? 1/2। और इस पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। सो दोनों को अगर हम इनटू करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/4। ये भी 1/4 आ रहा है अब। और नेक्स्ट है हमारा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। अब टेल हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टेल हेड की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 ही हो जाएगी, क्योंकि एक कॉइन पे अगर टेल आएगा और एक कॉइन पे अगर हेड आएगा तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 इंटू 1/2 ही होगी, दैट इज इक्वल्स टू 1/4। तो अब हमने इसमें ये देखा कि हमारी सारी ही एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1/4 1/4 1/4 आ रही है। सो यहाँ पे हमारे ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ये हमारा एक अनबाइज्ड कॉइन हुआ।
अब ये तो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, ये मैंने आपको जस्ट रिवाइज करवाया है। अब अगर हम एक्जियोमेटिक अप्रोच की बात करें क्लास 11th के कॉन्सेप्ट की, तो इसमें हमें बोला जाता है यहाँ पे एक बाइज्ड कॉइन आ जाता है। यानी कि बाइज्ड कॉइन का मतलब क्या है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है हमारी हर एक एलिमेंट्स की। जैसे कि हमें क्वेश्चन में मेंशन भी होता है ये कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दे रखी है हमें 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल दे रखी है हमें 1/4। अब ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 के इक्वल होगा। ये प्रोबेबिलिटी प्लस करोगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इनको अगर आप प्लस करोगे तो ये भी 1 के इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो लेकिन हमारी हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी गई है। तो ये एक बाइज्ड कॉइन है बेसिकली, ये एक बाइज्ड कॉइन गिवन है हमें। और क्वेश्चन में ये मेंशन होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या है। अब हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, अब सैंपल स्पेस तो हमने 2 बार ही कॉइन को टॉस किया है तो वही सेम सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब अगर हम देखें तो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड क्या होगी, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी, हेड की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है हमें 3/4। तो सो 3/4 इंटू 3/4। अब इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि मैंने इससे मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि मैंने 2 बार इसको टॉस किया है। 2 बार टॉस किया है तो मुझे इससे इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा 3/4 क्योंकि हमें एक हेड की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 9/16। 3 3 9 एंड 4 4 16। ओके, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा कैसे आई हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड। अब नेक्स्ट अगर हमसे पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल यानी कि 3/4 इंटू 1/4 करेंगे इसमें हम, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल करेंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल बोला गया है। तो इसमें इंटू करके हमारे पास आ जाएगा 3/16। ओके, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा आपको, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये बेसिकली। अब हमारा नेक्स्ट बोला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल क्या होगा बेसिकली 1/4 इंटू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल ये हमें दी गई थी और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल हम इस मेथड से निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। अब नेक्स्ट में बोला गया हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड कैसे निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड निकालेंगे 1/2 इंटू 1/4, 1/4 इंटू 3/4। तो इसका आंसर भी आ जाएगा हमारे पास 3/16। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटी है वो डिफरेंट आई है। डिफरेंट क्यों आई है, डिफरेंट इसलिए आई है क्योंकि ये बेसिकली बाइज्ड कॉइन है, इसमें हर एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है और ये हमारे पास अनबाइज्ड कॉइन था। अब आप इस मेथड को इसलिए यूज कर सकते हो क्योंकि आपको एक अनबाइज्ड कॉइन दिया गया था। अब बाइज्ड कॉइन के लिए आपको अलग मेथड यूज करना होगा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक इवेंट बी बोला गया है एटलीस्ट वन हेड का, एटलीस्ट वन हेड हमने वही सेम इवेंट लिया हुआ है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। सो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको एक अलग मेथड का यूज करना पड़ेगा और उस मेथड को ही हम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली। ये मेथड है हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे, इन 3 एलिमेंट्स को ही हम इनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे बेसिकली, इसको ही हम एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड। ओके, तो ये ही हमारा बेसिकली एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हमारे पास 9/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड है हमारे पास 9/16, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल है हमारे पास 3/16
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड है हमारे पास 3/16। जब हम इनको करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 9 + 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 15/16। सो बेसिकली यही हमारी न्यू प्रोबेबिलिटी निकल चुकी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सो बेसिकली यही हमारी कहलाती है एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम कुछ बेसिक सी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 के इक्वल या फिर लेस देन होती है और 1 से ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है। सो ये हमारी फर्स्ट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। उसके बाद आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। सैंपल स्पेस है हमारे पास ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 अप टू ओमेगा n। ये हमारे पास एक सैंपल स्पेस है। तो आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n इज इक्वल्स टू 1 होगी आपकी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 के इक्वल हो जाती है। सो बेसिकली आप इससे क्या समझते हो कि हम जब भी किसी ऐसे सैंपल स्पेस में, मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमारा ये न्यू फॉर्मूला है जो हमें अब यूज करना है। क्योंकि हमारे पास हर एक एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है यहाँ पे, और क्वेश्चन में आपको वो मेंशन करके देगा कि इस वाले एलिमेंट की बेसिकली प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आपको सिंपल इस फॉर्मूले में रखनी है वो और सॉल्व करना है अपना क्वेश्चन। देन नेक्स्ट हमारी चीज जो है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे मतलब इवेंट की ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो नॉट ई है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 1 में से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। ये आपका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज हमारे पास है, अब अलजेब्रा फंक्शंस है एक, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज होगा बेसिकली। सो एक बार फिर से देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है बेसिकली। ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। अब हम कुछ कॉइन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कॉइन्स के बारे में बेसिक सी नॉलेज ये है कि अगर आपको कॉइन्स की बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो हमारा एक फॉर्मूला आता है 2 की पावर में n, कि उसके कितने ज़्यादा एलिमेंट्स बनेंगे, बेसिकली कितने एलिमेंट्स बनेंगे। अब अगर आपके पास 2 कॉइन है तो 2 कॉइन है तो आपको क्या करना होगा, कितने उसके बेसिकली कितने मतलब सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे उसके। सो 2 की पावर में n रख के आप देख सकते हो। 2 की पावर में n यानी कि 2 की पावर में 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। आपके 4 एलिमेंट्स बनेंगे। कैसे, अभी देखते हैं। जैसे कि अगर 2 की पावर में 2 है तो क्या बनेगा सैंपल स्पेस? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। बेसिकली यही हमारा सैंपल स्पेस बनता है। तो कितने एलिमेंट्स हुए? 1 2 3 एंड 4। 4 हुए, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स बनेंगे। एमसीक्यूज में आपको बहुत हेल्प करेगा ये वाला फॉर्मूला। तो अगर 2 की पावर में n है तो वो तो 2 ही रहेगा, 2 की पावर में 2 है तो 4 हो जाएगा, एंड 2 की पावर में 3 है तो वो 8 आपके एलिमेंट्स बनेंगे। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप बना के देख सकते हो। ये थी बेसिक सी कॉइन्स के बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि 4 कॉइन अगर हुए तो कैसे आप उसका मतलब सैंपल स्पेस बनाओगे।
3 तक तो बहुत ईजी है, आप खुद से बना सकते हो, ये आपने 10 तक भी पढ़ा था, बट 11th में 4 कॉइन्स का भी कंसेप्ट आ जाता है। अब इसको निकालने के लिए आपको इस फॉर्मूले में रखना है, 2 की पावर में n रखेंगे तो 2 की पावर में 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 आपके इसमें एलिमेंट्स बनेंगे। अब 16 एलिमेंट्स बनेंगे तो आप 16 कैसे बनाओगे बेसिकली, पहले तो यही हो जाएगा, और एक आधा अगर आपसे छूट गया तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सी ट्रिक लेके आई हूँ यहाँ पे, 2 की पावर में 4 इज इक्वल्स टू 16 एलिमेंट्स है। तो आप ये बनाओगे कैसे, बहुत सिंपल सा मेथड है, देख लीजिए एक बार। आपको पहले 16 का हाफ करना है। 16 का हाफ क्या होता है, 8। 8 होता है, आपको पीछे से टेबल बनानी शुरू करनी है बेसिकली। तो आप 8 बार हेड लिखो, 8 बार टेल लिखो, ठीक है। 8 बार हेड लिखा आपने, 8 बार टेल लिखा, फिर 8 का हाफ करो जो कि होता है 4। अब 4 बार हेड लिखो और 4 बार टेल लिखो, फिर 4 बार हेड लिखो, फिर 4 बार टेल लिखो, ठीक है। अब उसके बाद 4 का हाफ करो, 4 का हाफ क्या होता है, 2। तो 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। इस तरीके से आपने 2 बार लिख लिया। अब 2 का हाफ क्या होता है, 1। अब एक एक बार हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, इस तरीके से आपको सारे इस तरीके से लिखने हैं। तो अब देखो, आप एक बार ध्यान से देखो, आपके सारे एलिमेंट्स अलग अलग बने हैं और सारे कंप्लीट हो चुके हैं बेसिकली। एक बार फिर से रिवाइज करो इसको, देखो आपको क्या करना है, आपने इस फॉर्मूले में रखी वैल्यू 2 की पावर में n यानी कि 2 की पावर में 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। आपको पता चल गया कि 16 एलिमेंट्स आने वाले हैं हमारे। आपको पीछे से लिखना स्टार्ट करना है बेसिकली। आपको 16 का हाफ करना है जो कि होता है 8। आपको 8 टाइम्स हेड लिखना है, 8 टाइम्स टेल लिखना है। उसके बाद 8 का हाफ करना है दैट इज इक्वल्स टू 4। अब आपको 4 बार हेड लिखना है, 4 बार टेल, 4 बार हेड एंड 4 बार टेल। इस तरीके से लिख के आपको 4 का फिर से हाफ करना है जो कि हो जाता है 2। फिर दो बार लिखेंगे आप, हेड टेल, दो बार लिखते चले जाएंगे। उसके बाद 2 का हाफ करना है दैट इज इक्वल्स टू 1। फिर एक एक बार लिखेंगे, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, इस तरीके से। अब आपका ये जो पूरी टेबल है ये कंप्लीट हो जाएगी। अब हम कार्ड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको आसानी हो। बेसिकली कार्ड्स के बारे में हम जब पता करते हैं, मतलब एक डेक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं, सो बेसिकली देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक ऑफ कार्ड। ओके, सो ये एक तो सबसे बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता भी रहती है कि 52 कार्ड्स तो होते हैं। देन अब उसमें से आपके 26 जो होते हैं वो रेड कार्ड्स होते हैं और जो 26 बाकी के होते हैं वो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 रेड कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स। अब इनमें भी 2 कैटेगरीज होती है बेसिकली। अब इन 26 में से 13 जो है आपके वो हार्ट शेप के होंगे एंड जो 13 बाकी के होंगे वो डायमंड शेप के होंगे। और ब्लैक कार्ड्स में देखिए तो 13 जो कार्ड्स होंगे वो आपके स्पेड शेप के होंगे, लाइक दिस, ये आपकी स्पेड शेप होती है। देन जो बाकी के 13 कार्ड्स होंगे वो आपके क्लब शेप के होंगे। क्लब जो होता है वो इस तरीके से होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको एक सिंपल सा मैंने आपको एक रोड मैप के थ्रू दिखा दिया है कि क्या क्या होता है बेसिकली कार्ड के बारे में। 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं, 26 आपके ब्लैक कार्ड्स होते हैं जो फर्दर डिवाइडेड होते हैं 13 में। 13 आपके हार्ट शेप के होंगे, 13 शेप के आप 13 आपके डायमंड शेप के होंगे। देन ब्लैक कार्ड में 13 जो आपके कार्ड्स होंगे वो स्पेड के होंगे और 13 कार्ड्स जो होंगे वो क्लब के होंगे। ओके, आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। देन उसके बारे में बात करें तो ये कार्ड्स जो होते हैं, अब जो ये कार्ड्स होंगे, फर्स्ट हमारा है एस। फर्स्ट रेड हार्ट वाला आएगा एस, फिर रेड डायमंड, फिर ब्लैक स्पेड, फिर ब्लैक क्लब, ठीक है। तो आपके चार ये जो गए ये हो गया एस। इक्का जो जिसे आप इक्का भी बोलते हो, तो ये चार होते हैं बेसिकली, 1 2 3 4, 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। एस हो गया। उसके बाद आपकी काउंटिंग शुरू हो जाती है 2 से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चलती है ये आपकी। ऐसे ही डायमंड में होगा, ऐसे ही स्पेड में और ऐसे ही क्लब में, ठीक है। काउंटिंग से ऐसे मतलब आपके कार्ड्स होते हैं रेड हार्ट में 2 से लेके 10 तक,
इसमें भी 2 से लेके 10 तक, सब में 2 से लेके 10 तक आपका होगा। देन उसके बाद आ जाते हैं हम कि आपके फिर आते हैं फेस कार्ड्स। आपके 12 फेस कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग ये आपके चारों में होंगे बेसिकली। 3 हमारे रेड हर्ट में है, 3 हमारे रेड डायमंड में है, एंड 3 हमारे ब्लैक स्पेड में है, एंड 3 हमारे ब्लैक क्लब में है। तो ये इस तरीके से आपके टोटल 12 फेस कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी थी आपके लिए कार्ड्स के बारे में, जिससे कि आप क्वेश्चन